इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात इस वीडियो में कर्नाटक से शुरू हुए उस घमासान की जिसमें बजरंग दल निशाने पर है। बजरंग दल इसके घमासान के सेंटर पॉइंट पर है। आखिर ये सब क्यों हुआ? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं दोनों पार्टियां, यानी बीजेपी और कांग्रेस भी। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि वोटों को अपने फेर में करने के लिए ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन होना बहुत जरूरी है। जो एक्सपर्ट से बात करके चीजों को समझने के बाद चीजें पता चलती हैं, उसमें एक बात साफ पता चलती है कि बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावों से पहले, यानी जब आचार संहिता भी लागू नहीं थी उससे पहले 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। इसके जरिए कर्नाटक में बीजेपी ने एक तरीके से वोकालिंगा समुदाय और लिंगायत इनको भरोसे में लेने की कोशिश की थी और दलितों को भरोसे में लेने की कोशिश की थी आरक्षण के चलते, आरक्षण खत्म करके। और ये कहा था कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण किसी को नहीं दे सकते। अब जब अपना घोषणा पत्र सामने रखने की बात आई तो बीजेपी ने प्रजाध्वनि नाम से घोषणा पत्र रखा, कांग्रेस ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र रखा। यहां तक बात तो ठीक थी, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई तो उसने किसानों को, गरीबों को, तमाम योजनाओं के साथ अपनी बात को तो सामने रखा, लेकिन साथ में ये लिखा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़े कदम उठाएंगे और इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए भी काम करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच में खींचातान शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको अस्मिता से जोड़ दिया एक तरीके से कि जो लोग बजरंगी का नाम लेते हैं उसको कांग्रेस घेरे में रखने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं बहुत एक्सपर्ट या तमाम लोग इस बात को भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के उस कोशिश का, जहां पर 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया था, वहां पर कांग्रेस ने ही अपना दांव चला। कांग्रेस ने न केवल इसके साथ अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि वो मुस्लिमों के आरक्षण को बहाल करेगी और साथ में यह भी कहा कि जो बीजेपी सरकार के लिए गए गलत फैसले उसे लगते हैं उन्हें रिवर्स करेगी। साथ ही इस पूरे मामले में जो बजरंग दल जैसे लोग हैं, बजरंग दल जैसे संगठन हैं, उनको बैन करने की तरफ, उन पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश करेगी। आप समझ सकते हैं इसके जरिए कांग्रेस ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई थी उसमें बाजी मारने की एक तरीके से कोशिश की, ये बताने की कोशिश की खुद को कि वो न केवल पिछले फैसलों को पलटेगी, साथ ही वो बजरंग दल जैसे संगठनों जो कि बीजेपी के कहीं ज्यादा नजदीक हैं उनको बैन या प्रतिबंधित करने की तरफ भी कदम उठाएगी। कर्नाटक का चुनाव धीरे धीरे अस्मिता का प्रतीक इसलिए भी बन रहा है कि अगर बीजेपी इसे हारती है तो बीजेपी के लिए दक्षिण में आगे बढ़ने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो बीजेपी की रुकती हैं, और अगर कांग्रेस इसे हारती है तो बीजेपी के लिए एक तरीके से दक्षिण में आगे बढ़ने के दरवाजे खुलेंगे। बीजेपी ये कह सकेगी कि एक सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए काम नहीं कर पाई, लिहाजा इस तरीके की चीजें अब सामने लाई जा रही हैं जिससे विवाद पैदा हो सके और उसके जरिए अपना मैसेज अपने वोटर्स की तरफ बहुत सीधे तरीके से, सधे तरीके से पहुंचाया जा सके। तो कर्नाटक का घमासान फिलहाल ये कुछ इशारे दे रहा है। 10 मई यानी जब वोटिंग होनी है उसके 2 दिन पहले ये घमासान शाब्दिक रूप से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर पता चलेगा कि वोटर के दिमाग में कितना बैठ पाया। या फिर एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये भी पता चलेगा 13 मई को जब परिणाम सामने आएंगे कि क्या ये कांग्रेस का एक सेल्फ गोल तो नहीं रहा, एक शाब्दिक सेल्फ गोल, ऐसा जिस शब्द के जरिए कांग्रेस ने अपनी पार होती नैया पर ही ब्रेक लगा दिए, उसको किनारे के नजदीक लाकर ही डुबो दिया। तो बहुत कुछ ऐसा है जो 13 मई को साफ होगा, लेकिन उससे पहले इस तरह के विवाद और भी जन्म ले सकते हैं। आपका क्या कहना है इस सारे विवाद को लेकर, जहां पर बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बात कही और उसके बाद विवाद शुरू हुआ? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।